हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में यदि संशोधन मान्य हो गया तो सेकंड काउंसलिंग को नुकसान होगा। वैसे संशोधन मान्य नहीं हुआ है और बिल्कुल भी आप विश्वास ना करें यदि इस तरह कोई अफवाह उड़ा रहा है तो। और यदि हो भी जाता तो सबसे ज़्यादा नुकसान सेकंड काउंसलिंग को ही होने वाला था। क्यों? क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भर्ती में पहले से ही अपना स्थान बनाए हुए हैं, उनका तो सबका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन यदि संशोधन से जो अभ्यर्थी बाहर निकलते, उनसे ही नीचे लिस्ट गिराकर सेकंड काउंसलिंग में उनकी जगह अन्य अभ्यर्थियों को लिया जाता। तो सीधा सीधा फ़ायदा इससे सेकंड जो जिनको संशोधन होता उनको तो फ़ायदा हो जाता। लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी मैं आपको सुना देता हूँ, जिसमें जस्टिस विनीत सरन ने भी कहा था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में और हाई कोर्ट में भी टिप्पणी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यदि जो अभ्यर्थी अध्यापक का फॉर्म सही से नहीं भर सकता वह नियुक्ति पाने का अधिकारी नहीं है। और आपको ऐसा कोई भी संशोधन मान्य है जिससे चयन सूची प्रभावित ना होती हो। तो जो चयन सूची प्रभावित होने की चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं, यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी संशोधन मान्य कर भी दे तो ना जाने कितने हज़ार बच्चे हैं, 4 से 5 हज़ार अभ्यर्थी तो सीधे सीधे फ़ायदे पहुंच रहा। तो ये सारे अभ्यर्थी किसी ना किसी चीज़ों को लेकर वहां पीएनपी सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं ताकि उनका संशोधन मान्य हो जाए, उनको नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थी सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं, साफ साफ इनकार कर दिया है कि जब तुम्हारा, क्योंकि यही तो भर्ती का नियम है। भर्ती का नियम ये है कि यदि किसी के अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, नाम, नंबर में यदि कोई भी मिस्टेक है तो वह मान्य नहीं होगा। आप दोबारा सुन लीजिए, यदि किसी के भी अंक प्रमाण पत्र में क्रमांकों में कोई भी नाम, नंबर मिस्टेक है तो उसको वह चीज़ मान्य नहीं करी जाएगी। मतलब आपको वो करेक्शन पहले से ही करवाना चाहिए भर्ती देखने से पहले, और भर्ती के बाद, फॉर्म भरने के बाद, नियुक्ति के समय, काउंसलिंग के समय आपको संशोधन का मौका नहीं दिया सकता। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी है तो आप उसको पहले से ही करिए। दूसरा, फॉर्म भरते टाइम आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, टीईटी पीजीटी के फॉर्म निकले हुए हैं। तो टीईटी पीजीटी फॉर्म में एक बार यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपने फ़ीस सबमिट कर दी, तो यदि आप फ़ीस सबमिट कर देते हैं तो बाद में संशोधन का मौका अनुमान्य नहीं है, उसके निर्देशों में लिखा हुआ है। तो अभ्यर्थी बिल्कुल भी संशोधन का मौका उनको नहीं दिया जाएगा और किसी भी तरह का कोई भी संशोधन मान्य नहीं है, साफ साफ इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधन को मान्य ही नहीं किया गया है। उसमें साफ साफ इनकार कर दिया है कि टीजीटी पीजीटी के फॉर्म में एक बार फॉर्म भरने, क्योंकि आप समझिए किसी भर्ती का जीओ क्या कहता है। इसी तरह 69,000 शिक्षक भर्ती का जो जीओ है वो भी यही कहता है कि एक बार फॉर्म भरने के बाद संशोधन का मौका मान्य नहीं है और इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, और मतलब मामला ही विचारणीय नहीं है। तो गवर्नमेंट ने यही बात हाई कोर्ट के समक्ष रखी और अभ्यर्थियों को वहाँ से निराशा हाथ लगी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से नियोक्ता को भर्ती करने का अधिकारी है, अब कुछ अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं कि जी कोर्ट का निर्णय नहीं आया, कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, इसलिए भर्ती अधूरी है। अब आप इन मूर्खों से ये पूछिए कि सरकार ने भर्ती कर दी आधी 60-65 पर, सरकार ने बीएड को वैलिड माना, सरकार ने नियुक्ति दे दी, सरकार ने स्कूल दे दिए, सरकार ने ट्रेनिंग के लिए व्यवस्थाएं शुरू कर दी। तो इनको ये लगता है कि अगर 40-45 पर रिजल्ट आता है तो 60-65 वाले बच्चे बाहर निकल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सरकार बाकी लिस्ट जो आएगी, नियोक्ता को ही अधिकारी है और 60-65 पर सरकार को भर्ती को जीत कर लाएगी, और जितने भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनको नियुक्ति जल्दी से जल्दी ही दे दी जाएगी। बिल्कुल निराश ना हो आप। उधर जो एक भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस था, उसमें 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं, तो 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं वो उनको जोड़ना था 69,000 शिक्षक भर्ती में। लेकिन जस्टिस विनीत सरन सर ने और शांतागौन सर की बेंच ने ये कह दिया था जुलाई में कि आपका केस जो है वो नवंबर में सुना जाएगा। जुलाई से डेट लगा दी थी आपकी सितंबर में, 27 सितंबर के डेट के बाद आपकी डेट अब लगा दी नवंबर में, और 12 नवंबर को सुनवाई इसकी होनी। लेकिन मैटर क्या है? मैटर बस छोटा सा है कि पहले एक बार आदेश दे चुके हैं कि 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं वो आपको उसमें जोड़नी है, और 1,37,000 पदों को 6 महीने में भरना है। अब 1,37,000 पदों को 6 महीने में भरना, उसकी लास्ट डेट थी 31 जुलाई, जो कि ख़त्म हो गई।
अब उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त गया, सितंबर गया, अगस्त में दोबारा सुनवाई हुई जिसमें डेट नवंबर लगा दी और ये कहकर लगा दी कि इसकी अगली अग्रिम सुनवाई ऑर्डर आने के बाद होगी। अब जब ऑर्डर नहीं आया अभी तक तो इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन अब ऑर्डर आने वाला है 2 से 3 दिनों में, इसी हफ्ते में ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद सुनवाई होगी। तो जितनी भी 22 से 27,000 जगह हैं, 5,000 जगह बैकलॉग की हैं और 22,000 जगह नॉर्मल हैं, तो 22 और 5 27,000 जगह हैं। उधर ऐश्वर्या भाटी मैम ने भी अपने सबमिशन दाखिल किया था हाई कोर्ट में, जब कहा था कि हम 51,000 पदों को जरूरत पड़ी तो जोड़ देंगे। अब यदि 40-45 पर रिजल्ट आता है तो 51,000 पदों को जोड़ा जाएगा और बाकी 68,867 जो सीट है वो 60% पर सरकार करेगी। क्यों? क्योंकि वरना तो फिर वो अभ्यर्थी कोर्ट में चले जाएंगे। तो ये भर्ती जो है अब 1,40,60 के पूरी होने की तरफ है। मतलब सरकार अपने ही बनाए हुए जो जाल है उसमें फंस चुकी है पूरी तरीके से। आधी भर्ती सरकार ने 60-65 पे कर दी, बाकी आधी बच्चे कहाँ जाएंगे अब? और जब बाकी आधी जाएंगे तो जो अगर 40-45 पर नियुक्ति कर दी तो बाकी अभ्यर्थी कोर्ट में ही हो जाएंगे। जब 40-45 को नियुक्ति दिया तो हमें क्यों नहीं दी? तो ये पूरी ही भर्ती प्रक्रिया जो है ऐसी स्थिति में लाकर खड़ी कर दी है कि बिना सीटें जोड़े बात बनेगी नहीं। तो 69,000 सीट तो ये हो गई, 51,000 ये हो गई और 68,500 की 27,000 सीट वो हो गई। तो आप लगा लीजिए लगभग 2.25 लाख सीटें बैठती हैं, जबकि प्रदेश में सीटें खाली हैं लगभग 2,60,000। नए अभ्यर्थियों के लिए भी लगभग 70 से 80,000 सीटें बची रहेंगी यदि सारी सीटें भर भी दी जाएँ तो भी नई सीटें बची रहेंगी। कुछ अभ्यर्थियों को बातों पर यकीन इसलिए नहीं आता क्योंकि पहली बार भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं और ये सोचते हैं कि सारी जो न्यायपालिका है वो उनके आदेश पर चल रही है। तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा जब कुछ नॉलेज ना हो तो बेवजह का कमेंट ना करें। क्यों? आप सबसे पहले बात तो यह है कि जब 60-65 पर आधी भर्ती करी तो बाकी आधी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो सरकार पहले ही मन बनाकर बैठी है, उस बात पर ध्यान दीजिए। और यदि आपको न्यायपालिका पर, मुझे विश्वास है आपको भी कुछ दिन में ऑर्डर आने वाला है, आप देख लेना। मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है, मैं इसलिए सकारात्मक सोचता हूँ और सबसे अच्छी बात है मैं जो सोच रहा हूँ उसमें सभी का फ़ायदा है। मैं कोई स्वयं के हित की कोई बात नहीं कर रहा मैं इसमें, क्योंकि अगर यदि इस तरह से लिस्ट बनती है तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो कम गुणांक वालों को भी होगा। जिन 68,500 की बची हुई सीटें जोड़ेंगी, 51,000 सीटें जोड़ी तो जो कम गुणांक वाले बच्चे हैं उनको सबको फ़ायदा होगा। अभिमान एकेडमी इस माध्यम के लिए जाना जाता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है हम उनको खड़े होने के लिए हम उनको साथ लेकर चल रहे हैं जो कम गुणांक वाले बच्चे हैं। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं जो कम गुणांक वाले बच्चे हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी आवाज़ है जो कम गुणांक वालों के लिए खड़ी होती है। कोई कह रहा है मैं 60-65 हूँ, कोई कह रहा है मैं 40-45 हूँ, लेकिन बात यह है कि जो अभ्यर्थी यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है और उसका गुणांक कम है वो कहाँ जाएगा? उसको नियुक्ति कौन देगा? तो ये जो बीटीसी वाले बच्चे हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, वो एकेडमिक उनका अच्छा था तो नियुक्ति ले गए, लेकिन एकेडमिक किसी बच्चे के सुपर टेट में तो नंबर हैं 80% और एकेडमिक जुड़ने के बाद उसके नंबर हो जाते हैं कम, क्योंकि वो पुराने 2004-2005 के समय का पढ़ा हुआ है। उस समय हाई स्कूल में 3rd, इंटर में 2nd बड़ी मुश्किल से आती थी और मिठाइयाँ बंटती थी गांव देहातों में, अखबार में रिजल्ट आता था। आज की डेट में 10 CGPA भी नंबर कम होते हैं और जब 3rd डिवीज़न से बच्चा पास हो जाए तो मिठाइयाँ बंटती थी। तो ऐसे बच्चों का एकेडमिक तुलना आपस में करनी बड़ी ही गलत बात है। जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम होंगे तो वो तो मेरी बात को समझ रहे होंगे और जिनके नंबर अच्छे हैं वो सोच रहे हैं पता नहीं क्या बोल रहा है। तो भैया इस तरह की सिंपल बात है कि पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखिएगा और जो नकारात्मक सोच वाले हैं उनसे दूर रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और मेरी बात को वहाँ तक पहुँचाइएगा जहाँ पहुँचनी चाहिए। फ्रेंड यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।